बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और जीएनएम फर्स्ट ईयर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए जो आपका सेल का टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे। सेल के बारे में जो भी चीज़ बेसिक से लेके लास्ट तक जो भी चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन एनाटॉमी के जो सेल का टॉपिक है उससे कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा और कैसे कैसे आप उसे हैंडल करेंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। आपके सामने एक सेल का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, कोशिका का डायग्राम। कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे आपको जो डायग्राम आपको दिख रहा है सेल का, ये आपको सेल का डायग्राम दिख रहा है कोशिका का। सबसे पहले कोशिका के अंदर क्या क्या चीज होती है वो हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे और फिर इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। ये जो सेल होती है, सेल के अंदर जो ये आपको येलो कलर की लाइन दिख रही है कोशिका के अंदर, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जो इसे इस कोशिका के अंदर होती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है न्यूक्लियस आता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, ये आपका न्यूक्लियस है जो आपको रेड कलर का दिख रहा है। जस्ट न्यूक्लियस के बाहर हल्का हल्का ये जो द्रव आपको दिख रहा है, हमने इसको नाम दिया है न्यूक्लियोप्लाज्मा। देन इसके बाहर जो ये आपको दिख रहा है न्यूक्लियर एनवलप है और यहीं पे न्यूक्लियस के बाहर हल्के हल्के छिद्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ये पार्ट्स हैं। अलग अलग क्या क्या चीज पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, वो सभी चीजें इसके अंदर मौजूद होती है। न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर और क्या क्या चीज पाया जाता है, ये आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। आपसे ये भी चीज पूछ ली जा सकती है डीएनए और कहां प्रेजेंट होता है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें सेल के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो आपका ये पार्ट है। यहीं पे हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो हल्का सा रफली शेप का है। और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, गोल्जी एपरेटस पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इनकी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। जो गोल्जी एपरेटस होता है ये इस टाइप की बनी होती है, इस टाइप की, जैसे इस टाइप से ये बनी होती है। पैरोक्सिन पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम कैसा होता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी होती है। राइबोसोम की किस टाइप से होती है, इस टाइप के स्ट्रक्चर होती है। सीलियम पाया जाता है। इस टाइप के ये अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। अगर हम बेसिक सी बात यहाँ पे करें तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये सेल होती है आपकी, सपोज करो ये सेल बनी है, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा एग्जामिनर वो सीधा सीधा ये आएगा, कोशिका के बारे में बताओ और कोशिका के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताओ। वो स्पेशली अलग अलग से आपसे पार्ट भी पूछ सकता है। जैसे ये सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस हो गया। देन यहाँ पे आप दिखा सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद यहाँ पे आप दिखा सकते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा सकते हैं, यहाँ पे गोल्जी बॉडी दिखा सकते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम। बस ये आपकी स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखानी होती है। इसके बारे में हम अब डिटेल से आगे देखते हैं। ये हमने एक रफ रिव्यू देख लिया, कैसे कैसे हम इसके बारे में देखते हैं। अभी हमने इससे पहले जो सेल के बारे में हल्का सा एक रिव्यू लिया था, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल
क्या होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, पार्ट्स में क्या क्या उनका वर्क होता है, वो सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। जैसे हमने कहा था कोशिका, कोशिका की स्टडी को क्या कहते हैं, ये सेल होती है, सेल की स्टडी को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल, लॉजी मतलब होती है स्टडी, इसीलिए हमने इसे नाम दिया साइटोलॉजी। जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए हमने इसे ये भी कहा बेसिक यूनिट ऑफ सेल। शरीर की मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल, यह संरचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट भी होती है। अब आ जाता है इसकी सेल थ्योरी किसने दी थी, और ये बात किसने बोली थी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ जो लाइफ है ये किसने बोली थी, रॉबर्ट हुक ने बोली थी, और सेल की थ्योरी जो दी थी सैंडल और स्वान ने दी थी। ये तो हो गई बेसिक सी बातें। नेक्स्ट इससे आगे जो बात आती है सेल के बारे में और क्या क्या चीज होती है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा भी पूछ सकता है, वन लाइनर, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है। जो शतुरमुर्ग होता है उसके अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। शतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। आपने शतुरमुर्ग का अगर अंडा देखा हो तो मे बी लगभग इतना बड़ा तो होगा। जो उसकी कोशिका होती है, सेल होती है, सबसे बड़ी होती है। अगर आपने सबसे बड़ी देख ली तो सबसे छोटी भी आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, बैक्टीरिया की होती है। अब अगर बैक्टीरिया मैंने नाम लिया है, बैक्टीरिया की होती है, तो कौन से बैक्टीरिया की होती है, माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की होती है। माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की होती है। इस माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया की कोशिका सबसे छोटी होती है, बहुत ही थिन होती है। नेक्स्ट आ जाता है लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। तंत्रिका तंत्र की ह्यूमन बीइंग में सबसे बड़ी सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग जो होती है, मानव जो होते हैं, उसके अंदर सबसे जो छोटी होती है वो आरबीसी के अंदर पाई जाती है। जब मैंने आपको पहले आरबीसी पढ़ाया था, आरबीसी के अंदर मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज पाई जाती है ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, उस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाए थे। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे स्मॉलेस्ट गैमेट सेल इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की प्रजनन सेल सबसे छोटी होती है, किसकी होती है, स्पर्म की होती है। स्पर्म क्या होता है, मेल के अंदर स्पर्म पाया जाता है, फीमेल के अंदर गैमेट्स पाए जाते हैं। जो स्पर्म की सेल होती है वो सबसे छोटी सेल मानी जाती है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेल को हमने दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे बांटा गया है, एक तो सेल होती है एक कोशिकीय और एक सेल होती है बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय हमने कैसे क्यों कहा और बहुकोशिकीय हमने क्यों कहा, एक कोशिकीय हमने अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और बहुकोशिकीय अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कैसे, जो एक कोशिकीय सेल होती है वो कौन कौन सी होती है, जो जैसे एक जलीय जीव जंतु होता है अमीबा, अमीबा जो होता है, ये अमीबा जो होता है इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, या इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। सपोज करो ये अमीबा की स्ट्रक्चर है और इसको यहाँ पे फूड दिखा, ये क्या काम करेगा, अभी तो स्ट्रक्चर ऐसी थी, अब स्ट्रक्चर क्या हो गई, ऐसी हो गई, क्योंकि इसने खाना अंदर ले लिया। तीसरी कंडीशन में क्या हो गई, स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, अब खाना अंदर आ गया इसका। ये जो भोजन करता है इस कंडीशन में ऐसे ऐसे अपना भोजन करता है। कहने का मतलब जिस शेप में भोजन ये अंदर लेता उसी शेप में अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। जो ये अमीबा होती है ये सिंगल सेलुलर होती है, सिंगल सेलुलर होती है। कहने का मतलब एक कोश के जीव होता है। एक कोश के जीव और कौन कौन से होते हैं, प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है और आपका पैरामीशियम होता है, प्लाज्मोडियम होता है और आपका पैरामीशियम होता है। ये सभी एक कोश के जीव होते हैं। हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल पढ़े। अब बहुकोशिकीय में कौन कौन से आते हैं, बहुकोशिकीय में हमारे जितने भी पादप कोशिकाएं होती है, प्लांट सेल होती है और एनिमल सेल जो होती है, जंतु कोशिकाएं जो होती है,
वो सभी की सभी मल्टी सेलुलर में आते हैं, बहुकोशिकीय ऑर्गन्स में आते हैं। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर हमने दोनों में अंतर देख लिया। इसके बाद अब हम आते हैं इनके पार्ट्स पे। अलग अलग पार्ट को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। अभी हमने जैसे सेल के बारे में पढ़ा था, तो सेल के बारे में हमने एक चीज देखी थी, जो कोशिका होती है, ये कोशिका है हमारी, ये हमारी कोशिका बनी हुई है। इसको हमने क्या नाम दिया था? सबसे जो बाहर होती है ये होती है सेल वॉल, और जस्ट उसके अंदर जो हल्की हल्की येलो कलर की बनी थी हमने उसे नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमने नाम दिया था झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर हमने क्या आपको ये कहा था, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। डीएनए आरएनए और कहाँ मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। और कोशिका के अंदर ये किसका पार्ट है? कोशिका का पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और कोशिका के अंदर हमने आपको ये कहा था साइटोप्लाज्म पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियस के अंदर तो पाया ही जाता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है और आरएनए कहाँ कहाँ मिलता है, और एक साथ डीएनए कहाँ मिलता है और एक ही साथ आरएनए कहाँ कहाँ मिलता है। ये सारी बातें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम इसमें ये चीज देखेंगे। हमने ये चीज तो पीछे बात की थी इसके बारे में, यहाँ पे हमने एक चीज और देखी। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने सेल वॉल की बात करी। जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल ओनली एनिमल में पाया जाता है। ओनली इट इज फाउंड ओनली प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी क्या होता है, आपने ये एक तरह का किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है, प्लांट ऑफ डेड पार्ट। जैसे आपके घर में कभी भी आपने लकड़ी देखी होगी, लकड़ी जो होती है, कटा हुआ जो पेड़ होता है, उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? प्लांट ऑफ डेड पार्ट। जो डेड पार्ट होता है प्लांट का, उसी के अंदर सेलुलोज पाया जाता है। उसी के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। ये पॉलीसैकेराइड हाइड्रेटेड होती है। ये इतनी बातें आपको याद रहेगी। हमने सेल का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट हमने क्या देखा था इसमें? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल पढ़ा। सेल वॉल के अंदर जस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में हमने क्या क्या चीज देखी? सेल मेम्ब्रेन में हमने ये देखा, प्लांट में ये इनर होती है और एनिमल में ये आउटर होती है। कहने का मतलब क्या है? ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में पहले सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है जी, पहले सेल वॉल पाई जाती है, और सेल वॉल के अंदर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए हमने कहा इनर जो पाई जाती है। अब हमने एनिमल की बात करी। एनिमल में हम भी आ जाते हैं जंतुओं में। जंतुओं में जो आउटर सेल होती है, ये जो सेल होती है, ये पहली ही सेल क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो हमने इसीलिए कहा प्लांट में इनर में अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल में आउटर ही पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है किससे मेडअप होती है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, हमने ये बात समझी। तीसरा पार्ट हमने क्या चीज देखी थी? यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। मैंने आपसे ये कहा था न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? आपसे बहुत बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। ठीक है, हमने डीएनए और आरएनए को दो पार्ट्स में बांट दिया। अभी तो हमने सिर्फ इतनी बातें जानी कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? अब हम जानेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, और डीएनए किस लिए जाना जाता है और आरएनए किस लिए जाना जाता है। डीएनए की जो खोज करी थी वाटसन एंड क्रिक ने करी थी। डीएनए की जो खोज करी थी वाटसन एंड क्रिक ने करी थी। ठीक है, ये एक डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डबल हेलिक्स मॉडल होता है
डीएनए न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा। ये जेनेटिक मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे कि कैसे, सपोज करो एक बच्चा है, ये बच्चा गुम हो जाता है और हमें किसी भी बच्चे का पता करना है ये किसका बच्चा है। अगर किसी भी बच्चे का हमें पता करना है ये किसका बच्चा है, तो वहां पे हम डीएनए चेक कराते हैं कि ये किसकी संतान है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, फिल्मों में बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा होता है और वो अपने माता पिता का पता करवाना चाहता है कि ये मेरे माता पिता है या नहीं। उसमें डीएनए ही चेक होता है, इसीलिए हम जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। और डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे माता पिता की बहुत से कैरेक्टर हम में आ जाते हैं। किसके कारण? जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। जैसे कि हाइट, कलर, ये बहुत सारी चीजें हम में आ जाती है। किसके कारण? जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। तो ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? डीएनए से चेक कर सकते हैं। ये हमारे फादर है, ये हमारी मदर है। अब आरएनए क्या होता है? आरएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक और माइजर ने की थी। ये सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है, एक कुंडलित संरचना होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको अभी बताया था साइटोप्लाज्म में आरएनए पाया जाता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन मेकिंग का काम करता है। कहने का मतलब प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसका मतलब ये इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहां पे ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? आपसे ये पूछ सकता है फंक्शन ऑफ आरएनए, प्रोटीन मेकिंग, फंक्शन ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट, ये कहां पाया जाता है? ये 2 जगह पाया जाता है, ये भी 2 जगह पाया जाता है। हमने इन दोनों के बारे में इतनी बातें पढ़ ली। नेक्स्ट आ जाता है डीएनए और आरएनए के बारे में और कैसे जाने। मैंने ये कहा डीएनए एक डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल क्यों है? डीएनए की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके से होती है। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूं तो ऐसे है, इस टाइप से डीएनए की स्ट्रक्चर बनी होती है। यहां पे 4 आपको नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलते हैं, नाइट्रोजन बेस 4 क्षार मिलते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये 4 आपको मिलते हैं। एडिनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ये जो बॉन्ड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये इसमें 4 तरह के क्षार पाए जाते हैं। इसमें और आरएनए में हल्का सा एक डिफरेंस है। जो थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है और ये सिंगल स्ट्रक्चर होती है इस तरह की, इसीलिए हमने इसे सिंगल हेलिक्स मॉडल कहा। और इसमें एडेनिन यूरेसिल के साथ आ जाता है और साइटोसिन गुआनिन के साथ आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। बस इतनी सी बातें इसमें थी। लेकिन जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के, एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज देने का काम करते हैं। सपोज करो अगर इसको नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को कोई मैसेज पहुंचाना है सेल को, तो आरआरएनए, एमआरएनए मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आरआरएनए, राइबोसोम आरएनए। जब हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ये बनाने का काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? आरआरएनए। नेक्स्ट आ जाता है टीआरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर करने का काम करता है।
नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर फोर्थ पार्ट जो होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इसी से रिलेटेड होता है डीएनए और आरएनए से, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे, कुछ कुछ इन्हीं से रिलेट होता है। जैसे कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी? बेंडन ने की थी। बेंडन ने इसकी खोज की थी और ये अटैच और डीएनए पर अटैच होते हैं। जैसे कि देखो, सपोज करो ये सेल होती है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए पाया जाता है, और यहाँ पे इस तरह से ये अटैच होते हैं। इस तरह से क्या होते हैं? ये अटैच होते हैं, ये डीएनए पर अटैच होते हैं। इसीलिए अटैच होने के कारण, इन क्रोमोसोम के कारण ही मेल और फीमेल बॉडी में बनता है फीमेल की। कहने का मतलब इन क्रोमोसोम के कारण ही पता चलता है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। वो कैसे? मेल के अंदर 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर का मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, फिक्स नंबर है। अगर ये बढ़ जाए तो प्रॉब्लम, अगर ये घट जाए तो प्रॉब्लम। कुछ केस में जैसे आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर होते हैं, उस डिजीज को हम कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। जो बांझ होती है लड़कियां, और जो लड़के होते हैं जिन्हें हम गे बोल देते हैं, ये सब इन गुणसूत्रों के कारण होता है। अगर गुणसूत्र घट जाए तो भी प्रॉब्लम, और गुणसूत्र बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम। ये कौन कौन सी कंडीशन है, कैसे कैसे होती है, अब हम इसको देखते हैं। देखो क्या होता है, जो फीमेल होती है, सपोज करो ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ठीक है। जो फीमेल के अंदर 22 पेयर है और मेल के अंदर 22 पेयर है, ये सेम होते हैं। कहने का मतलब 22 पेयर तक सेम होते हैं। जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, सेम होते हैं। हम ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये लिंग निर्धारित गुणसूत्र होते हैं। मैंने आपको कहा मेल और फीमेल डिपेंड करता है इन्हीं गुणसूत्र पे। कैसे? जैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जो मेल के अंदर होते हैं वो एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जो फीमेल के होते हैं वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब जैसे कैसे, देखो आप एक चीज देखिए, सपोज करो ये मेल है, मेल के अंदर एक्स और वाई गुणसूत्र पाए गए, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए गए, ठीक है। 22 तक पेयर सेम थे, लेकिन जो 23 गुणसूत्र होता है ना, वही डिसाइड करता है कि मेल होगा या फीमेल। जो मेल का गुणसूत्र था, सपोज करो जो मेल का क्रोमोसोम है वो फीमेल के एक्स से जाके मिल गया, एक्स से जाके मिल गया, जो फीमेल का मेल के एक्स से जाके मिल गया, तो क्या बन जाती है? गर्ल्स। अगर फीमेल का एक्स वाई से जाके अटैच हो गया तो क्या बन जाता है? मेल, आदमी बन जाता है। इसका मतलब बच्चा लड़का होता है और बच्ची लड़की होती है, अगर एक्स एक्स गुणसूत्र से जाके मिलता है, और अगर एक्स वाई गुणसूत्र से जाके मिलता है तो बच्चा लड़का होता है। इसीलिए ये गुणसूत्र बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। इसीलिए ये बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, मेल के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और फीमेल के अंदर वाई वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेल के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, फीमेल के अंदर मेल के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो फीमेल होती है उसके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब फीमेल का मेल के एक्स एक्स से मिलता है तो गर्ल्स बनती है, और फीमेल का एक्स वाई से मिलता है तो बॉयज बनती है। इस तरीके से ये होता है। अलग अलग चीजों में अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे कि देखो जो मटर होती है, मटर में 7 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। 7 पेयर का मतलब 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैट जो बिल्ली होती है, बिल्ली देखो एक एनिमल है, जंतु है, तब भी 19 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका मतलब 38 गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोमेटो में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो चिंपैंजी होता है, बंदर,
24 पाया जाता है, इसका मतलब 24 दूनी 48 गुणसूत्र पाया जाता है चिंपैंजी में, बंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है मच्छर। मच्छर के अंदर 6 पेयर होते हैं, मच्छर के अंदर 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और गेहूं के अंदर 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पेयर कितने पाए जाते हैं? 21। ये जो मैं क्वेश्चन अलग से आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ आपकी जो फार्मेसी के अंदर और जीएनएम के अंदर 10 से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से सारे बनते चलेंगे। आपको इसीलिए ये ध्यान में रख के चलने हैं। गुणसूत्र पे बात हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है आपका, अभी मैंने बताया क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जो ट्रांसजेंडर होते हैं, ये गुणसूत्रों के कारण नहीं होते, क्रोमोसोम के कारण ऐसा होता है। अब मैंने अभी पीछे आपको जीन्स के बारे में भी बताया था। जीन्स के बारे में क्या बताया था? जीन्स क्या होते हैं? इसकी जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने जेनेटिक्स फादर कहा जाता है। इसकी जो खोज करी थी, जीन्स की जो खोज करी थी, वो जॉनसन ने की थी। जॉनसन ने इसकी खोज करी थी, आनुवांशिकता की खोज। लेकिन फादर कौन कहे जाते हैं? मेंडल कहे जाते हैं। फादर कौन कहे जाते हैं? मेंडल कहे जाते हैं। जैसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर, मैंने आपको पीछे बताया है कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये अपने फादर पे गया है। जैसे कि हाइट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, आई कलर के अकॉर्डिंग, स्किन के अकॉर्डिंग, हेयर के अकॉर्डिंग, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये अपने फादर पे गया है या मदर पे गया है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है सेल के अंदर आपका एक जो पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। कैसे माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने करी थी। नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। बेंडा एक प्रोफेसर थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया उसका नाम दिया, लेकिन खोज करने वाले कौन थे? अल्टमैन थे। इन्हें पता ही नहीं चला इसका नाम क्या रखूं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे एक चीज पूछ लिया जाता है, जो ये कोशिका है, ये आपकी सेल है, कोशिका है। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस होता है, और अलग अलग पार्ट न्यूक्लियस के बाहर वो होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक बना दिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो कोशिका का सबसे बड़ा पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल न्यूक्लियस होता है, और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये डबल मेम्ब्रेन का होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन कैसे? हमने ये कहा, जैसे सपोज करो ऐसी एक स्ट्रक्चर हमने बनाई, इस टाइप की स्ट्रक्चर हमने बनाई जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी पाया जाता है। एटीपी मैंने आपको बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक ऊर्जा देने का काम करता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा हाउस भी कहते हैं। सेल का, कोशिका का ऊर्जा हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जो ये इस टाइप से जो ये बना है, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टेट। क्रिस्टेट क्या होता है? ये आउटर और इनर दोनों जगह होते हैं, इसीलिए हम इसे एनर्जी हाउस भी कहते हैं। यहीं से, इन्हीं के अंदर कंपन होने के कारण एनर्जी क्रिएट होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने इतना पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करती है? ऑक्सीजन करती है। मैंने आपको ब्लड के चैप्टर में आपको ये चीज बताई भी थी, जो ग्लूकोज होती है उसका ब्रेकडाउन करने का काम कौन करती है? ऑक्सीजन करती है। ऑक्सीजन जब ब्रेकडाउन करती है तो क्या बनता है हमारे पास? CO2 बनता है, H2O बनता है, जल बनता है, ATP बनता है। ATP क्या देने का काम करता है? ऊर्जा देने का काम करता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको इतनी बात पता चली। जैसे आपको कैसे सपोज करो, आपने कोई भी ग्लूकोज लिया, शुगर खाया, तो आप जब सांस भी ले रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर भी जा रही है, ऑक्सीजन उसका ब्रेकडाउन कर देती है, किसमें? CO2 में कर देती है। देन उसका H2O में भी ब्रेकडाउन कर देती है, ATP में भी ब्रेकडाउन कर देती है, और ATP से हमें एनर्जी मिल जाती है, जल मिल जाता है ग्लूकोज से, और हमें CO2 हम बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेशन। ये श्वसन में भी काम करता है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये रेस्पिरेशन में भी काम करता है। एक ATP कितने के बराबर होता है? 7.3 कैलोरी देता है। 1 ATP बराबर 7.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। कहने का मतलब, अगर सपोज करो हम दिन में को 50 ATP खा लें शुगर के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है 1 ATP बराबर इतनी
कैलोरी ऊर्जा, तो हमें इजीली ऊर्जा मिलती रहेगी। इसीलिए तो कहा जाता है जब आपको ऐसा लगे कि वीकनेस हो रही है, हल्का सा कुछ भी ग्लूकोज खाओ। शुगर वाले पेशेंट को क्यों मना किया जाता है? इसीलिए तो मना किया जाता है, चीनी नहीं खानी, कुछ भी मीठा नहीं खाना, उन्हें यहाँ तक कि कुछ भी नहीं खाने देते। क्यों? ग्लूकोज का लेवल तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि 1 एटीपी बराबर 7.3 कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है लाइसोसोम। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आ जाता है लाइसोसोम। इसकी खोज किसने की थी? लाइसोसोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने की थी। डी डुवे ने की थी। ये एक सुसाइड बैग होता है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। हमने सुसाइड बैग क्यों कहा? भाई ये तो सेल का एक पार्ट है और हमने इसे तब भी सुसाइड बैग कहा। क्यों कहा वो भी हम आपको बताते हैं। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर सैलाइवा प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सैलाइवा प्रेजेंट होता है। जो ये सैलाइवा होता है, इसके अंदर जो सैलाइवा प्रेजेंट होता है ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का होता है। अगर ये सैलाइवा हाई अमाउंट में लाइसोसोम हमारी सेल के अंदर बनने लगे तो ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर हो जाता है। इसीलिए ये आत्मघाती बैग भी हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपका लाइसोसोम के बाद हमारा सेल का जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? राइबोसोम की खोज पैलेड ने की थी। राइबोसोम की जो खोज है वो पैलेड ने की थी। किसने करी थी? पैलेड ने की थी। ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सेल, सेल का सबसे छोटा पार्ट होता है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? लाइसोसोम होता है। अभी हमने क्या बताया? जो कोशिका है, कोशिका का सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा भाग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सबसे छोटा भाग क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है सबसे छोटा भाग। प्रोटीन का निर्माण करता है और संश्लेषण करता है। प्रोटीन को का निर्माण करता है और संश्लेषण करने का काम होता है। ठीक है जी। प्रोटीन, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री ऑफ सेल, कहने का मतलब प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। इंजन ऑफ सेल राइबोसोम को कहा जाता है। ये इसके अदर नाम है, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। इंजन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ये 70S और 80S प्रकार के होते हैं। जो 70S प्रकार के होते हैं उसमें बैक्टीरिया आता है और 80S प्रकार में प्लांट और एनिमल्स आते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के अंदर हमने क्या देखा? हमने गोल्जी बॉडी जो देखा था, जो ये सेल थी, सेल के अंदर न्यूक्लियस था और यहाँ पे गोल्जी बॉडी पाई गई थी। मैंने आपको जब वहाँ पे डायग्राम में गोल्जी बॉडी दिखाई थी तो गोल्जी बॉडी कुछ इस टाइप की थी। गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने की थी। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी और इसके जो अदर नाम है हम इसे पैकर्स, मूवर्स, बंडल्स, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मदर, इन अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, डिफाइन द मूवर्स पार्ट ऑफ द सेल। कहने का मतलब सेल का वो पार्ट बताओ जो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है। कहने का मतलब इन अदर नाम से भी इसके बारे में डिफाइन करने के लिए आ जाता है। फिर हमें पता नहीं होता कि ये क्या है। सेल के अंदर तो ये पाया नहीं जाता, बच्चा ये सोचता है, तो इनके अदर नाम है। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमारी बॉडी में संचित भोजन होता है सेल के अंदर वो वैक्यूल्स में ही होता है। वैक्यूल्स एक एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है? एक खाली स्पेस है। वैक्यूल्स क्या है? एक खाली स्पेस है। जब सपोज करो ये सेल है, सेल के अंदर भी हल्का सा एक खाली स्पेस होता है। हमें ये भी पता होना चाहिए जो सेल, जो हम भोजन संचित रखती है हमारी सेल, वो किस फॉर्म में रखती है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम रखते हैं अपनी बॉडी में। हम ये कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में रखती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और प्लांट सेल स्टार्च की फॉर्म में
कहने का मतलब हम ये चीज कह सकते हैं, जो रिजर्व फूड है, वाटर है, मिनरल्स है, ये सब कहाँ होते हैं? वैक्यूल्स में होते हैं। जैसे कि आप एक चीज सोचो, आपने अभी खाना खाया, अभी खाना खाते ही आप बहुत टाइम तक भूखे रह सकते हैं, 4 5 8 10 घंटे तक रह सकते हैं। वो जो एक्सेस अमाउंट में रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कहाँ पे स्टोर हो जाता है? वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। वैक्यूल्स उस भोजन को हमें धीरे धीरे देती जाती है जब तक हमें नीड होती है। जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद हमें भूख लगने लगती है, फिर हम खाना खा लेते हैं। ये प्रोसेस हमारा चलता जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका वैक्यूल्स के बाद आपका आ जाता है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने वहां पे आपको दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसे? देखो, जो ये इस तरह से बने हैं, इस तरीके से बने होते हैं। न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो बने होते हैं, इन्हीं को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे स्मूथ होते हैं, यहाँ पे हल्के से, और ये रफ होते हैं। जो स्मूथ होते हैं वे स्टेबल होते हैं, बिल्कुल फिक्स, और जो रफ होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होता है। ये बात हमने आपको बता दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसमें हमने यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे ही हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अभी मैंने आपको ये चीज बताई जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये जो होता है यहाँ पे मैंने आपको ये कहा है, ये जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ठीक है। केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, मोर स्टेबल होते हैं, बिल्कुल फिक्स, स्टेबल, स्थिर रहते हैं। राइबोसोम आर प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियर केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये स्टेबल होते हैं, बिल्कुल स्थिर होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करते हैं। देन इसके बिहाफ में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उनका काम क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है, और लेस स्टेबल होते हैं। राइबोसोम आर प्रेजेंट होता है और वसा का संश्लेषण करते हैं। ये काम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका प्लास्टिड।